लगभग 64 करोड़ लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया है। अधिकतर लोगों ने मुझे लग और परिवर्तन के लिए वोट किया है, बिना किसी के पहुँचे हुए। मैं यहाँ पे बहुत दोबारा कहना चाहता हूँ कि ये जो मतदान हुआ है, बिना किसी के पहुँचे हुए आम जनता ने बड़ी उत्साह उमंग से परिवर्तन के लिए वोट किया है, जिसको किसी प्रकार का प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया जिसे आप कहते हैं एग्जिट पोल नहीं दिखा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। देश में लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और अब जो है 4 तारीख को वोटों की गिनती शुरू होने वाली है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील गौरव जी। सर, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद जनता की आवाज़ बनने के लिए नेशनल दस्तक को और आपको भी। सर, देश में चुनाव 16 मार्च को जो अधिसूचना आई थी और अब जो है पूरे 2.5 महीने में प्रक्रिया समाप्त हुई है। 7 चरणों में चुनाव समाप्त हुआ है और अब एग्जिट पोल भी आ चुके हैं। तो चुनाव जहां से शुरू हुआ था और चुनाव जहां खत्म हुआ है, रिजल्ट कल आने वाला है। तो कैसे देखते हैं आप इस पूरे चुनाव को? देखिए, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व का चुनाव था। बाबा साहब के संविधान के प्रावधानों में दिया हुआ ये चुनाव था। पूरे चुनाव को अगर एक दृष्टिकोण से निरपेक्ष रूप से देखा जाए तो ये चुनाव देश दुनिया में एक बहुत ही अनोखा संदेश दिया है। लगभग 64 करोड़ लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया है। अधिकतर लोगों ने मुझे और परिवर्तन के लिए वोट किया है, बिना किसी के पहुँचे हुए। मैं यहाँ पे बहुत दोबारा कहना चाहता हूँ कि ये जो मतदान हुआ है, बिना किसी के पहुँचे हुए आम जनता ने बड़ी उत्साह उमंग से परिवर्तन के लिए वोट किया है, जिसको किसी प्रकार का प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया जिसे आप कहते हैं एग्जिट पोल नहीं दिखा रहा है। सर, आप बार बार कह रहे हैं बिना पहुंचे हुए, इसको जरा आप आराम से समझाएं, क्या है बिना पहुंचे हुए जो आप कहना चाहते हैं? देखिए, हम पूर्वांचल के रहने वाले हैं, आजमगढ़ के रहने वाले हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करते हैं। जब हमारे चरण का चुनाव हुआ तो मुझे गांव में जाना पड़ा। केंद्रीय राजनीति, प्रदेश राजनीति, जिला राजनीति और विधानसभा से लेके मुझे अपने घर तक जब मैं गया तो जो मतदाता परिवर्तन के लिए देने वाला है और जो मतदाता जो है ये सत्ता बनी रहे, दोनों लोगों का मानना है कि हमसे अभी वोट व्यक्तिगत रूप से मांगने वाला कोई नहीं आया है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह जो है चुनाव जो है एकदम सीधे सीधे आम जनता ने लड़ा है। उसमें से सभाओं में जाकर कोई अग्निवीर का 10 को बीम खींच लिया, कोई कुछ कर लिया, वो अलग बात है। लेकिन आम जनता ने ये स्वीकारा है कि मेरे पास जो किसी पार्टी का पर्चा हो, मैनिफेस्टो हो, झंडा हो, डंडा हो, घरों पे मुझे तो नोएडा से लेकर जो है मैं आजमगढ़ के अपने गांव चंगईपुर तक गया तो वो दिखने नहीं दिखा। ये सत्य बात है, इसको आप मान लीजिए, इसको आप वेरीफाई कर लेंगे। तब हमने ये कहा कि यह चुनाव परिवर्तन का चुनाव है और बहुत ही शांत रूप से रक्तहीन क्रांति जो कहते ना, तो इस बार जनता जो है मतदान से क्रांति करने जा रही है। ये मेरा अपना एक छोटा सा असेसमेंट है।
सर क्या लगता है, जब चुनाव शुरू हुए थे तो भाजपा के नेताओं ने कहा था कि हमें 1/3 बहुमत दे दीजिए, 400 सीट दीजिए तो हम संविधान बदल देंगे। और इस चुनाव में एक एम फैक्टर ने बहुत काम किया है, मटन मछली, मंगलसूत्र, महात्मा गांधी, इस तरह से लगातार इन बातों की चर्चा की है मोदी जी ने। और संविधान बदलने की बात जो है भाजपा पक्ष करता रहा, तो उसी को विपक्ष ने इस बात को पकड़ा और चुनाव का नैरेटिव सेट किया। तो क्या आप इस बात को मानते हैं कि ये चुनाव संविधान बचाने की लड़ाई थी? देखिए, देश की जनता को जो है, जो अपना बहुत से निर्बल समाज है, वह समाज जिसको रास्ते पे चलने नहीं दिया गया, वह समाज जिसको स्कूल में पढ़ने नहीं दिया गया, वह समाज जिसको बारात की पात में बैठने नहीं दिया गया, वह समाज जिसको पूरे रूप से कपड़े ढकने का अधिकार नहीं दिया गया, वह समाज जो मानव होते हुए जानवरों जैसा जीवन व्यतीत किया, उसको अगर मानवीय रूप, टाई, कोट, नौकरी दी अगर किसी ने, तो वो एक किताब का नाम है भारतीय संविधान। तो मैं बहुत ही आपके साथ गंभीरता के साथ मैं कहना चाहता हूं कि जब संविधान की बात आई तो उस समाज के प्रबुद्ध लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि इसी संविधान के अनुच्छेदों से हमको गरिमामय जीवन जीने का अधिकार मिला, सरकारी नौकरी मिली, सरकारी पट्टों में हिस्सेदारी मिली, विश्वविद्यालय, डिग्री कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में हमको पढ़ने का मौका मिला। देश के संस्थानों में एक अदना सा आदमी जो है, जिसको लोग देखने से भी अपनों को अछूत मानते थे, गंगा जल धुलाते थे, वो देश की सर्वोच्च कोर्ट पे गया। तो वो संविधान के बारे में जब बातें करने लगे, मैं आपको दोबारा ये कहना चाहूँगा, संविधान आम लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है। ये भारतीय संसद, प्रदेश की विधानसभाएं और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की किताबें हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्टों में जरूर प्रकरण आ जाता है नेचुरल जस्टिस का, लेकिन उसमें आईपीसी, सीआरपीसी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और छोटे छोटे जो एक्ट होते हैं, उनसे काम चल जाता है। लेकिन आज़ादी के बाद अगर सबसे ज़्यादा चुनाव में अगर ज़्यादा शब्द प्रयोग किए गए हैं, आप तो बहुत बड़े पत्रकार हैं, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, एक पहले नंबर पे है, हर प्रत्याशी ने अपना चुनाव चिन्ह बताया। दूसरे नंबर पे जो आ जाता है वो भारतीय संविधान का नाम आया है, जिसने जो है जब इसके खिलाफ लोगों ने जब बोलना शुरू किया है, तो जिन लोगों को इससे अधिकार मिला, वह न चाहते हुए भी वे किसी एक दल के समर्थक माने जाते हैं, वे किसी एक दल के वोट बैंक माने जाते हैं। इनको बिना मांगे ही हाथ में साइकिल पकड़ के जो है वो घंटी बजाने लगे और चुनाव चिन्ह हाथ और साइकिल पे चुनाव दिए हैं। ये उनसे उनके मैं बहुत दोबारा जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि दलित बस्तियों में, जिनको उत्तर प्रदेश में माना जाता है कि ये परिवर्तन करने जा रहे हैं, वे लोग वोट नहीं मांगने गए, लेकिन फिर भी वो वोट दिए। सर 2024 का समय चल रहा है। भारत जो है चांद के दक्षिणी हिस्से पे उतरने वाला विश्व का पहला देश है। और अब जाकर जो भारत में 2024 में जो 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है, तो पहले जो चुनाव होते थे तो बहुत सारी सुविधाएं देने की बात की जाती थी कि हम इस तरह की सुविधा देंगे। लेकिन ये चुनाव अपने आप में एक बहुत अलग तरीके से शुरू हुआ कि संविधान बचाना है, आरक्षण बचाना है। तो क्या कारण लगता है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी आज संविधान बचाने की लड़ाई जो है इस जनता को लड़ना पड़ रहा है? देखिए, उसके कई कारण हैं। संविधान के साथ साथ जो है खटाखट 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 कितने बार बोला गया।
सफाचट 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 हजारों बार बोला गया, लेकिन संवैधानिक शब्दों की जब आवश्यकता पड़ी, संशोधन की आवश्यकता पड़ी, संशोधन पे लोगों ने बात किया, तो संशोधन का मतलब होता अमेंडमेंट। और संविधान में बहुत से अमेंडमेंट हुए, बनने के बाद से ही उसके अमेंडमेंट होते चले गए हैं। तो शब्दों के माया जाल में जो है कुछ लोगों की जबान जो है फंस गई और जिसको विपक्ष ने मुद्दा बना लिया। भारतीय संविधान इतना मजबूत है कि उसको बदलने के लिए कोई सोच नहीं सकता है। देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है बहुत मजबूत है, इसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं, इसके जो स्तंभ हैं वो बहुत मजबूत है। वो नाहक जो है संविधान इसमें बलि का बकरा बन गया है, सिर्फ शब्दों के अनअंडरस्टैंडिंग। एक मिनट सर, यानी कि आप इस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि विपक्ष ने इसे एक झूठ मूठ का मुद्दा बनाया था, आरक्षण और संविधान मतलब उसे कोई छू नहीं सकता, उसे कोई बदल नहीं सकता, जैसा कि मोदी जी कह रहे थे, आप कह रहे हैं कि वैसा कुछ होने वाला नहीं था। विपक्ष ने बातों बातों में इसे एक मुद्दा बना दिया, हमारा संविधान इतना मजबूत है कि कोई उसे बदल नहीं सकता। मेरा एकदम आज का मानना है, एकदम एग्जैक्ट मामला है। आप पूरे साल आराम करते रहेंगे और चुनाव के समय आप भय दिखाने लगेंगे। इस बार संविधान मंथन होगा, मंगल मंगल है जी, मंगल का दिन मंगल होगा, संविधान ये बदल देंगे। आपको क्यों, एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि ये पहली बार हो रहा है भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में, ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि पार्टियों को कहना पड़ा। पहले अपील होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा से संख्या में आप मतगणना स्थल पे पहुँचे, जहां मत स्थल पे पहुंचने की अपील की जाती थी। लेकिन आज उल्टा हो गया, आज पार्टियों को ये कहना पड़ रहा है कि जब 4 तारीख को मतगणना होगी तो पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतगणना स्थल पे पहुँचे। तो आप परिवर्तन देखिए ना, पहले मतदेय स्थल पे पहुंचने की बात होती थी, बूथ स्थल पे पहुंचने की बात होती थी, बूथ जीतने की बात हो रही है। आज वे लोग कह रहे हैं कि नहीं, आप जाइए मतगणना स्थल पे। मतगणना स्थल पे जाने से कहने का मतलब ये है कि कहीं न कहीं आप अपने जो कैडर हैं उनको पढ़ाने में, उसको प्रशिक्षित करने में, उनको जो ऊर्जा संसाधन मिलना चाहिए उसमें आप कमी लगातार की हैं। आपकी लड़ाई उस पार्टी से है जिसके पास हर विषय के दक्ष लोग हैं, उनके पास ऐसे शांतिपूर्वक काम करने वाले लोग हैं कि आपके बगल से ही, घर के बगल में आकर काम करके चले जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। तो जब उससे कैडराइज पार्टी से लड़ना है आपको, तो आपको कैडराइज वर्कर को तैयार करना पड़ेगा, बूथ स्तर पर आपके संगठन को तैयार करना पड़ेगा। जिस दिन मतदान होता है उस दिन रैली का शोर नहीं होता है, उस दिन आपका एक छोटा सा जो कार्यकर्ता होती उसकी कार्य कुशलता पर ही आप मतदेय लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। मौलिक आकलन जिस दिन आप करना शुरू कर देंगे, आम जनता की आवाज़ जिस दिन पार्टी के प्रमुख लोग सुनना शुरू कर देंगे, मैं समझता हूं कि चुनाव जीतना हारना जो है बहुत सरल हो जाएगा। उसके लिए बस एक सरल रास्ता है कि लगातार आपको वर्करों के बीच में जब आप बने रहेंगे तो आपको नीत लेने में, टिकट देने में और लड़ाई लड़ने में बड़ी आसानी होती है, जिसको जो है विपक्ष के नेता लोग नहीं कर पाते हैं। जबकि प्रधानमंत्री होते हुए भी वे अपना अधिकतर समय जो है अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, अपने संगठन के बीच में करते हैं। तो ये मौलिक परिवर्तन है। मैं किसी पार्टी विशेष का पक्ष या विपक्ष नहीं रखता हूं, लेकिन ईमानदारी पूर्वक मैं कह सकता हूं कि निष्ठावान कार्यकर्ताओं को जिस दिन सम्मान बढ़ेगा किसी भी पार्टी में, वे सत्ता में आएंगे। साथ ही साथ मैं ज़रूर ये मैं कहूँगा कि मैं दिल्ली से सटे गाजियाबाद में रहता हूँ, तो इस बार जो पहले चुनाव में जितना उत्साह था सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ताओं में, वो इस बार कम दिखा है। इसका क्या मतलब है सर, क्या कहना चाहते हैं?
सीधा सा मतलब है कि जो लगाव था, जो उत्साह था, जो उनको उम्मीदें थी, अगर वो नहीं पूरी हुई हैं तो वो निराश हताश होकर घर बैठा है। यही खतरे की घंटी है जिसको एग्जिट पोल नहीं दिखा रहा है। सर, ये एग्जिट पोल जो है अधिकतर एग्जिट पोल जो है उन्हें 400 से पार दिखा रहे हैं। हालांकि कुछ एक हैं अग्नि न्यूज़ सर्विस, तो उन्होंने जो है एनडीए को 242 और इंडिया गठबंधन को 264 सीट दिया है। हालांकि कई बार जो है एक्सिस माई इंडिया ने अपना 5वें चरण तक जब वो कह रहे थे तो कह रहे थे कि चुनाव बड़ा टफ है, बहुत सारी सीटों पे भाजपा को फाइट करना पड़ रहा है। और सीएसडीएस के संजय कुमार भी हैं, वो भी लगातार कह रहे थे कि 5वें चरण तक चुनाव काफ़ी टफ है, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन सा गठबंधन आगे होगा, उस पर वो क्लियर नहीं हो पा रहे थे। लेकिन 7वां चरण जैसे ही समाप्त होता है तुरंत जो है आंकड़ा आता है कि भाई 400 पार हो गया। इंडिया न्यूज़, न्यूज़ 24, चाणक्य टुडे, तो सभी लोग ये 400 पार दिखा रहे हैं। तो ये जो सर ये सर्वे आ रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? इस कितना झूठ होता है, कितना सच होता है, आप इसे पर्सनली कैसे देखते हैं? देखिए, ये आप लोग जो है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। हम आपकी कार्य क्षमता पे कुछ नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन एक सीधी सी बात आपसे हम पूछना चाहते हैं कि अब तक कोई भी गठबंधन का आदमी, चाहे मैं हूं, चाहे आपके स्टूडियो में जितने लोग हों, किसी भी सर्वे करने वाले के आदमी से आपकी मुलाकात हुई है? ईमानदारी पूर्वक बताइए मुझे। आप मुझे बताइए, किसी सर्वे करने वाले आदमी से आपकी मुलाकात हुई है आज तक के में? आप बोलिए ना। नहीं, सर्वे का काम तो सर्वे करने वाले लोगों से आपकी मुलाकात हुई है? सर्वे का काम मैंने खुद किया है। आप सर्वे किए हैं, लेकिन आपके पास कौन सी ऐसी मशीन है कि जो आदमी वोट दे के आ रहा है और वो बता भी नहीं रहा है, उसको आप कैसे भाप लेंगे कि ये किसको वोट दिया वोट है? जितने सर्वे करने वाले हैं आपके पार्टी में आज, जितने कर रहे हैं लोग, जो टॉप के देश के सर्वे करने वाले हैं, उनसे ज़्यादा रिसोर्स मेरे पास है। वो कैसे है, मैं आपको बता देता हूँ। हर ग्राम सभा में अगर एक प्राइमरी विद्यालय है, वहाँ पे 2 शिक्षा मित्र मेरे आदमी हैं, रसोइया मेरे पास 2 आदमी हैं। तो एक साथ आप उत्तर प्रदेश में 1,37,000 लोगों का इनपुट अगर मैं चाहूँ तो आपके यही कार्यालय ऑफिस में बैठा हूँ और उनसे पूछ लूँगा तो बता देंगे कि सर ऐसी वकील साहब बात है, इसकी हवा ऐसी होती है। मैं यहाँ पर जो कुछ भी बोल रहा हूँ उससे आपके आने से पहले लोगों से वार्ता कर लेते हैं, बताऊँ तो लोगों का मानना है कि सर स्थिति स्पष्ट नहीं है, कौन जीत रहा है ये कोई आज के दिन में बताने वाला, डिस्क्लोज करने वाला नहीं है। कुछ लोग जरूर अंगुली दिखाते हैं इस तरह का, लेकिन किसको वो ईवीएम पे बटन दबाए हैं, कौन से चिन्ह पे बटन बताए हैं, आज के डेट में कोई इतनी लोग जागरूक हो गए कि नहीं बताते हैं। तो मेरा अपना व्यक्तिगत मामला है, तकनीकी बातों में न जाते हुए भी मैं ये कहने की स्थिति में हूँ कि जो सर्वे हुआ है, जो सर्वे का परिणाम लोग दिखा रहे हैं, वो कल 11 बजने के बाद वो धीरे धीरे, जैसे होता है ना पानी, बाढ़ का पानी जो चढ़ता है वो धीरे धीरे उतरता है। तो 11 से 12 के बीच में देखिएगा कि जो सर्वे का इस समय नशा और भूत चढ़ा हुआ है, उसका पारा चढ़ा हुआ है, वो गलत होते हुए धीरे धीरे दिखना शुरू हो जाएगा। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये सर्वे जो है जनता से जुड़े हुए लोगों का नहीं होता है, कुछ लोगों का होता है जिसको असेसमेंट करके बता दिया जाता है। मेरा ये व्यक्तिगत मानना है। विपक्ष के लोग इसे सरकारी पोल का नाम दे रहे हैं। हालांकि कोई भी सर्वे जो है वो अपना मेथड नहीं बताता है। सीएसडीएस हालांकि अपने वेबसाइट पर डालती है कि हमने कितने लोगों से बात की और कहाँ बात की, लेकिन कोई भी जो और न्यूज एजेंसी है उनके सैंपल सर्वे क्या होते हैं वो नहीं बता रहे हैं। वो सीधे सीधे एक नंबर अपना डाल देते हैं कि इतना आ रहा है, और विपक्ष इसे सरकारी पोल कहता है। आप इसे एज ए पब्लिक कैसे देखते हैं? देखिए, जब इस देश में रॉकेट चलाने का फार्मूला आ सकता है, आपके रक्त में कितने ग्राम जो है मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, शुगर है, इसका बताने का फार्मूला आ सकता है, तो एक बड़ा आदमी 6 फुट का जा रहा है, मतदान देने जा रहा है, तो उसको एसेस करने का फार्मूला क्यों ये लोग नहीं बता रहे हैं? कौन सी आफत आ जा रही है आपको बता देने पर? अगर 2 धन 1 3 हो सकता है,
तो वो धन वाला जो आ रहा है ना चिन्ह, उसको आप क्या छिपा कर, कौन सा एटॉमिक बम का फार्मूला आपके पास है जिसको आप नहीं बताना चाहते हैं? आप कहिए ना कि हम लोगों से नहीं मिले हैं, यही फार्मूला आपका है कि आप आम जनता से, इतने 64 करोड़ लोग हैं, 64 करोड़ लोगों से अगर एक सेकेंड आपको बात करनी हो तो 400 सेकेंड चाहिए। तो आपके कार्यकर्ता ने जो सर्वे करने गया है, किनसे बात किया, वही डाटा आप दे दीजिए। तो आम जनता के बीच में जो मामला है वो कह रही है, जनता चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि ये सर्वे करने का जो फार्मूला बताया जा रहा है वो वैज्ञानिक ढंग का नहीं है, इसलिए लोगों का इस पे बहुत ज़्यादा उंगली उठ रही है। विपक्ष भी कहने को मौका मिल जा रहा है। सीधी सी बात आपको बता दूं, जो है, अगर आपको सर्वे करना है, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, आपका जो एक मतदान अभिकर्ता होता है, एक बूथ पे एक पार्टी का 1-2 हो जाता है। तो जितने मतदान स्थल हैं वो सिर्फ जब वोट दिया जाता है तो गेट के बाहर रहता है, आइडेंटिफाई कर देता है कि ये लोग जा रहे हैं। वो भी नहीं बता सकता है। अगर हम नहीं बताएं कि हमने किसको दिया, हमने आंखों से इशारा कर दिया कि ठीक है भैया हमने ऐसे कर दिया, अगर उससे भी अगर ये मत जो हमारे सर्वे करने वाली एजेंसियां हैं अगर बात की हों, तब भी कुछ रिलायबल डाटा आने की उम्मीद हो सकती है। लेकिन मैं समझता हूं कि मतदान अभिकर्ता से वो तो बेचारा सुबह से लग जाता है, शाम को भूखा होगा जल्दी भाग जाता है, उस समय आपको बात करने का मौका मिलता नहीं है। तो आपने किन लोगों से कब बात किया? चुनाव प्रचार में जाते हैं तो वहाँ पे शोर मचा रहता है, तो उसी जिस पार्टी के आप रैली में जाएंगे उस पार्टी का समर्थक रहेगा, तो स्वाभाविक रूप से आपका सही डाटा नहीं होता। मुझे ये चुनाव सर्वे करने वाले ये बता दें कि किन समय में, किन परिस्थितियों में किन लोगों से आपने बात किया है, उसका सोर्स क्या है, तब आपको विश्वास करने जाना है। आप कल निश्चित रूप से देखिएगा ये चौंकाने वाले जो सर्वे दिए गए हैं ये धड़ाम से नीचे गिरेंगे। क्या लगता है सर, ये जो टीवी पे खेल चल रहा है सर्वे का पिछले 2 दिनों से, और इस पे लगातार चर्चाएं चल रही है, तो क्यों दिखाया जाता है ये सर्वे जो है इस लगातार, बिल्कुल ये किस चीज़ का खेल हो रहा है? ये टीआरपी का खेल है, ऐड का खेल है, या कि सरकारी प्रभाव के द्वारा बहुत सारे सट्टा बाजार भी इसमें काम करते हैं? तो क्या लगता है आपको? आपने कई सारे चुनाव देखे हैं, तो आप अपने अनुभव से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मनोरंजन के कई स्रोत होते हैं, तो इतने घामा घामी के बाद लोग पसीना से तरबतर थे, हवाई जहाज़ से आना, हवाई जहाज़ के पास आना, हेलीकॉप्टर से करना, झंडा डंडा बढ़ने के बाद थकान उतारने का जो है जो समय हो जाता है ना, तो लोगों को मानसिक रूप से जो है इसी सर्वे 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 खटाखट नहीं, सर्वे 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 ही 3 दिन चलता रहे, तो ये एक स्ट्रेटजी का भाग होता है कि हम लोगों को जो ज़्यादा स्ट्रेस में ना आए, कार्यकर्ता स्ट्रेस में ना आए, इसीलिए इस तरह का बहुत उच्च कोटि का जो है मनोरंजन किया गया है। सर, यूपी में कितनी सीटें दे रहे हैं इंडिया गठबंधन को और एनडीए को? देखिए, हम सर्वे करने वाले नहीं हैं, फिर भी आप वहाँ के रहने वाले हैं, तो आपने अभी अभी बातचीत में कहा कि हम अपने जो ग्राउंड पे जो लोग हैं उनसे बात करते हैं, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, विशुद्ध रूप से पूर्वांचल की बात बता दे रहा हूँ मैं आपको कि अकबरपुर, जौनपुर, गाजीपुर, घोसी और आजमगढ़ के बारे में जो मेरा फीडबैक है, इस पे नंबर 1 पे गठबंधन है। और जो माननीय धर्मेंद्र जी की सीट है, हमारे और अन्य पार्टी के दम लोग भर रहे हैं कि बहुत बड़ी जीत होगी। बड़ी जीत नहीं होगी लेकिन जीत होगी। घोसी से राजीव राय साहब जो हैं, जो घोसी बना हुआ, वो बहुत ऐतिहासिक महत्व वाली जगह है। गौतम बुद्ध जब दीक्षा देते थे, बनारस की तरफ जा रहे थे, तो गोष्ठी से होते होते वो घोसी बन गया है। गोठा आज भी वहाँ पे है। तो स्वर्गीय कल्पनाथ राय के बाद उस समाज को अगर कोई नेता मिला है तो राजीव राय मिले हैं। तो वो भी बहुत मजबूती से वो चुनाव लड़े हैं, और लोगों का मानना है और जो समीक्षक लोग हैं उनका मानना है कि वो चुनाव जीत रहे हैं। सर, एक बात पूछनी थी कि
पिछले 10 साल से भाजपा शासन में है, लेकिन जब चुनाव का समय आया तो मटन, मछली और मंगलसूत्र इस तरह के मुद्दे आ गए। तो और भारत में अभी भी इसी तरह के मुद्दों पे वोट मांगा जाता है। तो क्या कारण है कि चुनाव में भारत में अभी भी इसी तरह के मुद्दों पे वोट मांगा जाता है? क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, मटन, मछली, मंगलसूत्र, मंगलवार, हाँ, बुधवार, मज़ार, शनिवार, मुजरा। मुजरा, ये मानवीय जीवन के एकदम अति आवश्यक अंग हैं। आप अगर शाकाहारी नहीं हैं तो आपको मुर्गा मछली खाते हैं तो आपका पौष्टिक शरीर और चमकता दमकता शरीर रहता है। खाने के बाद अगर मनोरंजन की आवश्यकता है तो मुजरा सुन लेते हैं आप जो है। नहीं, उनका कहने का मतलब है कि वो सेंटिमेंट्स भड़का के इसके कि भाई नहीं, सावन में मटन खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये जो है। अच्छा ये बताइए कि क्या सावन में बकरियां सांस नहीं लेती हैं? सावन में क्या बकरियां दूसरा को बोनबीटा पीती हैं क्या? सीधी सीधी बात है। अगर प्रकृति के आप जीव विज्ञान के छात्र हैं तो एक पिरामिड बना हुआ, जीवन चक्र बना हुआ है। भगवान सूर्य भगवान की रोशनी पृथ्वी पे पड़ती है, जल में पड़ती है, उसमें शैवाल कवक के साथ जमीनों पर पड़ती है तो हरित लवक के उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है और ऑक्सीजन निकलती है, उनका भोजन बनता है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में पत्तियों में हो जाती है, उसको पत्ती खाती है, उसको फिर आपके तरह तरह के जानवर खाते हैं, उससे आपको दूध मिलता है, फिर मांस मिलता है, अंडा मिलता है। तो ये जीवन चक्र है, ये लोकतंत्र में, इसमें सेंटिमेंट से कोई अब घबराने वाला आदमी नहीं है। लोगों को अब सीधे सीधे देखा है कि जब वोट देंगे तो परिवर्तन के लिए दे रहे हैं लोग। अब किसी प्रकार का सेंटिमेंट इस चुनाव में काम नहीं किया है, ये आप बात जान लीजिए। भारत के चुनाव में सर जाति कितना महत्व रखती है? जाति का अपना एक लाभ है, जाति का अपना एक नुकसान होता है। क्या आप इस बात को मानते हैं कि 2024 में जो चुनाव हुआ है, जो कि 18वीं लोकसभा का चुनाव है, और तो अभी भी भारत में जाति चुनाव में कितना महत्व रखती है, पार्टी को टिकट बांटने में भी और जनता को वोट देने में भी? तो भारतीय समाज के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? जाति कितना महत्व रखती है भारतीय लोकतंत्र में? देखिए, जाति और परिवार दो शब्द ऐसे हैं जिस पे खूब राजनीति हुई है, लेकिन एक परिवार के, माननीय अखिलेश जी ने अपने परिवार की ही, मैं यादव जात से हूँ, और केवल उन्होंने अपने एक परिवार के लोगों से ही सबको टिकट दिया। लेकिन आप पता कर लीजिए, इसके बावजूद भी पूरे प्रदेश का यादव जो है माननीय अखिलेश यादव को वोट दिया। तो अब जाति और परिवार की बात तो नहीं रह गई। अगर जाति में जाते तो हम सोचते कि हमारे बिरादरी के अन्य लोगों कितने लोगों को टिकट दिया गया। आजमगढ़ जो धरती रही है सामाजिक न्याय की, बड़े बड़े लोग शुभचिंतक राजनीतिक नेता राजनेता हैं, बिहार में हैं, गोरखपुर में हैं, बलिया में हैं, सलेमपुर में लोग रहे हैं, किसी को टिकट नहीं मिला यादव समाज के परिवार के अलावा। लेकिन फिर भी क्यों दिया यादव समाज वोट? वहाँ पे तो जाति की बात नहीं आई। तो मेरा आपसे कहना है कि देखिए, ये चुनाव में जाति और परिवार का भी अब कुछ महत्व नहीं रह गया है। लोगों ने जो देखा है, सामाजिक न्याय को देखा है, परिवर्तन को देखा है, आरक्षण को देखा है, अपनी संपन्नता को देखा है, समानता को देखा है। बहुत से जो प्रबुद्ध दलित वर्ग थे वो भी जो है संविधान बचाने के नाम पे जो है इंडिया गठबंधन को वोट देने लगे। तो उसमें तो कोई जाति नहीं है, कोई परिवार नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं कि बहन मायावती जी के परिवार के लोग जो है, जो उनका मूल वोट था, वो देखिए कि अगर ये पार्टी हमारी कमज़ोर हरा नहीं पा रही है तो वहाँ पे उन इंडिया गठबंधन के लोगों को वोट दिया है। तो पूरे प्रदेश में लोकतंत्र में अब मैं देख रहा हूँ कि जो पहले हो जाता था कि हमारे जात का है, बिरादरी का है, वो भाव भी बहुत कम हुआ है।
नहीं, हमारा सवाल सर ये था कि क्या भारतीय समाज में जाति एक महत्वपूर्ण पहलू है वोट देने के लिए? क्या जनता इस बात को लेके चलती है? पार्टियां भी टिकट देने में क्या इस बात को ध्यान में रखती हैं कि हम किस जाति को यहाँ अपना टिकट देंगे तो यहाँ पे जीतने में हमें आसानी रहेगी? हमारा सवाल ये था। देखिए, सारे लोगों को ये निश्चित रूप से पता होता है कि इनको जोड़ देंगे तो इनकी संख्या क्या है, उसका मनोवैज्ञानिक असर पड़ जाता है। हमारे यहाँ जो एक लोग थे जो इनको हराने के लिए काफ़ी थे, तो उनको जोड़ लिया गया। तो उनको ये अंदेशा हो जाता, लोगों को समझाने में आसानी हो जाती कि ले लो, तुम्हारे समाज का प्रतिनिधि हमारे साथ है। तो निश्चित रूप से जब टिकट वितरण में ये जरूर देखा जाता है कि पटेल की अगर बहुसंख्यक वाली विधानसभा या लोकसभा तो उनको ही प्रीफर किया जाए, यादव की बहुसंख्यक वाली है तो यादव की दिया जाए, मुसलमान की अगर बहुसंख्यक वाली है तो हर पार्टी उसको चाहती है। लेकिन ये अब जो है ना, ये जब से जागरूकता आई है समाज में, आपका यूट्यूब ने इतना ज़्यादा क्रांति कर दिया है कि हमारे समाज का लोग जो पहले एक बार ही अपने 5 साल के कार्यकाल में एक बार जो है सभा में जाते थे और जो नेताजी या जो नेता बोल दिए उसी को आकर मान के फिर 5 साल तक काम करते थे, वोट देते थे। अब वो रोज प्रतिदिन एक वीडियो आई, एक जनसभा की वीडियो आई, उसके बाद अगली जनसभा में मान्यवर नेता ने क्या बोला तो वो कहने लगता कि अरे जो जनसंख्या में आजमगढ़ बोले वही जाकर सलेमपुर बोले, वही जाकर गाजीपुर बोले। तो अब जो वो तुलनात्मक अध्ययन करने लगा है तो समाज ये देखने लगा है, जो नया समाज है, डाटा जो मिल जा रहा है उसको मोबाइल पे मिल जा रहा है कि वो मौलिक चिंतन करने लग रहा है कि कौन हमारे पक्ष की बात रख रहा है। और ये बहुत खतरे घंटी है कि जिस प्रकार से अगर प्रबुद्ध लोगों को अगर नहीं आगे किया गया तो कोई भी दल हो, आप देख सकते हैं कि एक दल राष्ट्रीय दल था, वो आज तीसरे चौथे नंबर पे चल रहा है, और एक दल जो है राज्य स्तर की पार्टी थी, वो जो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में चुनाव या एमपी जिताने का दम भर रहा है। तो ये परिवर्तन इसलिए है कि लोगों में जागरूकता बढ़ी है, लोगों में राजनीतिक चेतना बढ़ी है, लोगों में सामाजिक सोच बढ़ी है। इसलिए अब पार्टी के राजनेता किसी स्तर के हों, किसी पार्टी को हों, उनके भाव को, उनके सेंटिमेंट को जरूर ध्यान रखते हैं। सर, चुनाव आयोग को लेके क्या कहेंगे? क्योंकि 7 चरणों के चुनाव में लगातार चुनाव आयोग पर प्रश्न उठते रहे हैं कि उन्होंने चुनावी आंकड़ा देर से जारी किया है और वोटिंग लिस्ट में भी गड़बड़ी होने के उन पर आरोप लगे हैं, और सबसे ज़्यादा चुनावी आंकड़े और फॉर्म 17C को लेकर सवाल उठे। तो आप चुनाव आयोग की भूमिका को इस चुनाव में कैसे देखते हैं? चुनाव आयोग जो है एकदम निष्पक्ष रूप से काम कर रहा है। जब आपका वोट कटता है और बनता है तो आपका अधिकार है, तो आपको जागरूक होना चाहिए। जब आपकी लिस्ट पब्लिश हुई, आपका नाम नहीं तो उसके बाद भी आपको एक अवसर दिया जाता है कि आप अपना नाम जुड़वाइए। उस समय तो आप काम करते रहते हैं, उस समय तो आपकी पार्टी ध्यान नहीं देती है, और बाद में ये शोर करने लगती है कि हमारे समाज के, विशेष समाज के लोगों का वोट काटा दिया। मैं इसमें चुनाव आयोग की कोई गलती नहीं मानता हूं। जिसका नाम कटा है तो उसको खुद के लिए आपको जागरूक होना चाहिए कि मेरा नाम, अगर मैं मतदाता हूं उस क्षेत्र का, तो मेरा नाम है कि नहीं है, उसके लिए उनको व्यक्तिगत प्रयास करना चाहिए। इसमें चुनाव आयोग पर आरोप लगाना, सर, बैलेट इंटरप्ट करूंगा कि बैलेट युग में 24 घंटे में चुनावी आंकड़े आ जाते थे, अभी डिजिटल युग है और चुनावी आंकड़े 10 दिन बाद आए हैं। इसको लेके मीडिया में बहुत क्वेश्चंस उठे हैं, आपने भी सुना होगा। तो इसको लेके आप क्या कुछ नहीं कहेंगे? आपको नहीं लगता है कि चुनाव आयोग की कुछ यहाँ पे कुछ मंशा कुछ और है? अभी कभी आप लोग वीडियो बना देते हैं ग्रामीण क्षेत्र से, आपको तुरंत अपने ऑफिस में भेजना होता है, वहाँ नेटवर्क नहीं काम करता, घूमते रहता है। तो ये गलती तो डिजिटल इंडिया के लोगों की है ना, कि जो डाटा आने थे जल्दी जल्दी, वहाँ पे नेटवर्क स्लो हो गया। तो मैं कोई प्रवक्ता नहीं हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कि आपको, लेकिन फिर भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो डाटा जो ही चुनाव होता है 17 फॉर्म उनके अभिकर्ताओं को दिया जाता है, कितने महिला, कितने विकलांग, कितने पुरुषों का दिया गया, उसको आपको तुरंत अपलोड कर देना चाहिए।
अगर उसमें समय लगा है, विलम्ब हुआ है, तो ये जांच का विषय है। आपको मौलिक अधिकार है कि ये विलम्ब के कारण जानने के लिए माननीय निर्वाचन आयोग में एक पत्रक लिखिए कि क्यों लेट किए हैं, उसका कारण आप बताइए। सर आखिरी सवाल, एक भाजपा जब इस चुनाव को जब शुरू हुई थी, जब ये चुनाव शुरू हुआ था, तब भाजपा ने 400 का नारा दिया था, लेकिन बीच में वो अपने इस नारे से उतर गई थी। लेकिन अब जब एग्जिट पोल आ गए हैं, अमित शाह और सारे नेता कह रहे हैं कि 400 पार हमारी सरकार बन रही है, तो भाजपा के चुनावी अभियान को आप कैसे देखते हैं और आपको क्या लगता है ये 400 सीटों के साथ ये सरकार बनाने जा रहे हैं? देखिए, इसको तो बड़े बड़े पंडित नहीं दे बता पाए, तो मुझ जैसा छोटा सा आदमी जो है नहीं बता पाऊंगा कि सरकार बनाने जा रहे हैं कि नहीं बनाने जा रहे हैं। सरकार बनने और न बनने का जो अंतर है वो बहुत कम है, ये मैं बता सकता हूँ। कोई उस पार है, कोई इस पार है, लेकिन दोनों लोग जो है रस्सी पे एकदम, जो होता है ना, एकदम बीच में एकदम खड़े हैं। उसी स्थिति में है। कोई भी राजनेता, कोई भी मीडिया वाला, चाहे कोई भी ब्यूरोक्रेट आज के दिन में ये कहने की स्थिति में नहीं है कि स्पष्ट रूप से किसी सरकार बन रही है। सर्वे तो सर कह रहे हैं ना, सर सर्वे तो कह रहे हैं कि 400 सीटों के साथ एक्सिस माई इंडिया है, न्यूज़ 24 है, बस सारे के सारे सर्वे कह रहे हैं कि एनडीए की। वो जो वैधानिक जो फार्मूला है उसके आधार पे नहीं किए हैं, इसलिए कह रहे हैं। चलिए सर, आपने हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने अभी सुना सुप्रीम कोर्ट के वकील गौरव जी को, जिन्होंने हर मुद्दे पे अपनी राय रखी कि संविधान, आरक्षण और जो जाति एक मुद्दा इस भारतीय चुनाव में है कि नहीं है। और सर्वे को भी लेके इन्होंने अपनी बात कही है कि ये जो सर्वे है इनका मेथड क्या है, इसको ये नहीं बताते हैं, तो इस पर हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। ये इनका अपना एक जो तरीका है वो क्या तरीका है, तो इन्होंने कहीं बताया नहीं। आप इस पूरे मुद्दे पर, इस पूरे बातचीत पर क्या है आपकी राय, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।